नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित ब्राह्मण की बेटी का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, उससे पहले आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को यानी कि आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब आरंभ करते हैं भाग 3। उससे पहले भाग 2 के अंत में ज्ञानदा गोलक चैटर्जी को कुछ खाने का आग्रह करते हुए कमरे से चली गई थी और कोई आगंतुक वहां आया था। तो अब आगे। इधर नौकर के पीछे एक शरीफ आदमी सामने के द्वार से कमरे में प्रविष्ट हुआ। गोलक ने हंसकर उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। नौकर को आदेश किया, भोलू, शूद्रों वाला हुक्का तैयार करके इनके आगे पेश कर। गोलक के चरण स्पर्श करके लंबी सांस छोड़ता हुआ विष्णु चोंगदार बोला, बड़े बाबू, क्या पूछते हो? सांस लेने की फुर्सत नहीं, बड़ा भारी झंझट है। फिर भी 500 और 300 की 2 खेपें तो किसी तरह भिजवा दी हैं। दक्षिण अफ्रीका में सेना की खुराक के लिए भेड़ बकरियों की आपूर्ति में ये चोंगदार मुखर्जी बाबू का हिस्सेदार है। ठेके की शर्त के अनुसार इन्हें 3000 पशु भेजने हैं। अतः 800 संख्या सुनकर गोलक चिंतित हो उठे। बोले, 3000 ठेका और कुल 800 की आपूर्ति, कैसी बात करते हो? चोंगदार चिंतित स्वर में बोला, बाबू साहब, भेड़ बकरियां मिलती ही नहीं तो क्या किया जाए? 800 को जुटाने में भी नाक में दम आ गया। हाँ, रामपुर में हरेन ने 5-7 दिन में लगभग 100 पशु रेल से भेजने का विश्वास दिलाया है। हमें तो सिर्फ रेलगाड़ी से पशुओं को उतारना है और जहाज पर चढ़ाना है। 3 महीने का समय मिला हुआ है, अतः अब ऐसी कैसी चिंता, सब ठीक हो जाएगा। आश्वस्त होकर गोलक ने कहा, बंधु, मुझे तो तुम्हारा ही भरोसा है। मेरी अवस्था तो अब तुम जानते ही हो। मैं तो गृहस्थ होते हुए भी एक प्रकार से सन्यासी हूँ। तुम्हारी भाभी के चले जाने के बाद रुपए पैसे में मोह ही नहीं रहा। मैं तो केवल उस अबोध बालक के लिए जी रहा हूँ। चोंगदार बोला, ये सब तो स्वाभाविक है। इस बार रुपया तो अहमद कमाएगा। ससुरे को 700 का ठेका मिला है। वो और भी बड़ा ठेका ले सकता था, किंतु रुपये का जुगाड़ नहीं कर सका। गोलक ने धीरे से पूछा, क्या उसे भैंसों का ठेका मिला है? हाँ, पर भेड़ बकरियों का तो सौदा होता तो मैं हाथ से न जाने देता। मुंह पर हाथ रखकर राम राम शिव शिव कहते हुए गोलक ने कहा, सुबह सुबह ऐसी चर्चा ठीक नहीं। वो म्लेच्छ है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं जानता। कमाने दो, क्या 10,000 कमा लेगा? जरूर, यदि लड़ाई लंबी चली तो लाला के वारे न्यारे हो जाएंगे। गोलक ने कहा, उसे लगाना भी तो बहुत पड़ेगा। लगता है कि ठेके के दस्तावेज दिखाकर किसी लाला से कर्ज ले लेगा। चोंगदार बोला, होने को तो सब कुछ हो सकता है, मुझसे भी कह रहा था। जानने को उत्सुक गोलक ने पूछा, कितना रुपया मांग रहा था? क्या उसने सूद के बारे में भी कुछ बताया था? चोंगदार बोला, 4 पैसा तो निश्चित है, शायद इससे भी अधिक। गोलक बिगड़ कर बोला, खुद तो 1 के 2 करेगा और सूद इतना थोड़ा देगा। हाँ, यदि वो 10 आना और 6 आना, आज की भाषा में 60% और 40% की साझेदारी पर काम करना चाहे तो उसे मेरे पास आने को कह देना। आशंकित चौकीदार बोला, क्या आप रुपया देंगे? यदि राज खुल गया तो? गोलक एकदम सावधान हो गया, संभल कर बोला, मधुसूदन, रक्षा करो, मैं भी कहाँ बहक गया था। मैं क्यों रुपया देने लगा? उल्टे मांगे तो भी मना कर दूंगा। राज खुलने वाली बात की चिंता भी मत करो। उसके और तुम्हारे सिवा किसी को भी भनक क्यों पड़ने लगी? अच्छा, एक बात सोचो, बनिए से उधार लेकर कोई लड़की का ब्याह रचाए, मामला मुकदमा करे या लड़की नचाए, इससे लाला को क्या करना है? उसे तो केवल रुपया लेने से ही गरज है। इसलिए सोचता हूँ कि मैं उसे रुपये नहीं दूंगा तो कोई दूसरा दे देगा। किसी का काम तो रुकता नहीं है। चोंगदार के मन के भाव को भांपने के लिए कुछ देर तक उसके चेहरे को ताकने के बाद गोलक मुखर्जी बोले, मैं रुपया देने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो एक साधारण प्रचलन की बात कर रहा था। वस्तुतः महाजन को भी आसामियों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे बारे में तो तुम प्रारंभ से ही जानते हो कि ब्राह्मण का बेटा अपने धर्म, कर्म, सिद्धांत और न्याय आदि के विषय में कितना दृढ़ है। अधर्म के लाख रुपए पर भी मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती। भगवान मधुसूदन पर आस्था रखने के कारण ही आज मैं 5-5 गांव का अधिष्ठाता हूँ।
एक ही वाक्य ब्राह्मण को शूद्र और शूद्र को ब्राह्मण बनाने की सामर्थ्य रखता है। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। एक बार जब मैं बीमार पड़ा था तब डॉक्टर जय गोपाल के सोडा वाटर पीने के सुझाव को ठुकराते हुए मैंने साफ साफ कहा था, मरने से डरकर जीवित रहने के लिए गोलक अधर्म मार्ग पर भूल कर भी पैर नहीं रखेगा। मैं उन केना राम का बेटा और हर राम मुखर्जी का पोता हूँ जिनके चरणोदक पीने के लिए भंडार हाटी के राजा को पालकी और सेवक भेजने पड़ते थे। चौंगदार प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ, बोला, इसमें क्या संदेह है? आपकी कुलीनता और आचार निष्ठा के तो संसार में डंके बजते हैं। प्रसन्न हुआ गोलक लंबी सांस लेकर बोला, मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। गोलक ने जाते हुए चौंगदार को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, हाँ, हरेन से रेलवे की रसीद मांग लेना। स्वीकृति में सिर हिलाकर चौंगदार बोला, जी हुजूर। गोलक बोला, 500 जमा 300 जमा 500, कुल मिलाकर हुए 1300 और शेष रहे 1700। बची अवधि में सप्लाई हो ही जाएगी ना? चौंगदार ने कहा, जी हाँ, ज़रूर हो जाएगी। गोलक बोला, मैंने इसीलिए तुम्हें पूरे 5000 का ठेका लेने की सलाह दी थी, किंतु तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था। चौंगदार बोला, यदि इतने पशु न जुटा पाता तो? गोलक ने विवाद करना ठीक न समझते हुए कहा, चलो, जो सोचा वही ठीक है। धर्म मार्ग पर चलकर तनाव लिए बिना जो मिले उसे ही बहुत समझना चाहिए। अधर्म से लाखों का मिलना भी गलत है। मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। चौंगदार के चले जाने पर ढोंगी मुखर्जी हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। इस बीच नौकरानी ने आवाज़ दी, मौसी जी कब से प्रतीक्षा में बैठी हैं? क्यों सद्दी, क्या काम है उसे मुझसे? नौकरानी बोली, थोड़ा सा जलपान कर लेते तो? गोलक ने हुक्का छोड़कर उठते हुए कहा, तेरी मौसी ने भी नाक में दम कर रखा है, उसका हुक्म माने बिना निर्वाह नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए वे बोले, गृहस्थ रहते हुए साधना करना कितना कठिन है। मधुसूदन, तुम ही मार्गदर्शन करो, तुम्हारा ही सहारा है। संध्या का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा है। पिता के उपचार से लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे हानि हो रही है। जगतधात्री डॉक्टर विपिन से संपर्क करने को कहती और संध्या असहमति में झगड़ा करती। आज शाम बनाए साबूदाना को वो अनमने भाव से निकल गई, क्योंकि ये पथ्य उसे कभी रुचिकर नहीं रहा, किंतु आज माँ के उपलम्भ से बचने के लिए वो न चाहते हुए भी निकल गई। वो इस तथ्य से भली प्रकार परिचित थी कि उसकी माँ का सारा ध्यान इस ओर टिका होगा कि लड़की ठीक से खाती है या नहीं। खाने से पहले वो किसी पुस्तक को पढ़ रही थी। जो ही वो गोद में खुली पड़ी पुस्तक को समेटने लगी, त्यों ही उसने खिड़की से अपने आप को बुलाए जाने की आवाज़ को सुना। बाहर आकर उसने देखा कि सामने अरुण खड़ा आवाज़ लगा रहा था, चाची घर पर हो? क्षण भर के लिए संध्या के पीले उदास चेहरे पर एक रक्तिम आभा झलक गई। आंखें ऊपर उठाकर उसने प्रसन्नता से कहा, शायद कलकत्ता से आ रहे हो अरुण भैया। समीप आकर अरुण बोला, हाँ, किंतु तुम इतनी मरियल कैसे हो गई हो? कहीं फिर से बीमार तो नहीं पड़ गई? यही लगता है, किंतु तुम भी तो मुझे स्वस्थ नहीं दिखते। अरुण हंसकर बोला, जब दिन भर नहाना खाना कुछ भी नसीब नहीं हुआ तो चेहरे का मुरझाना तो निश्चित था। तुमने अच्छे पैटर्न की फरमाइश की थी, पूरे दिन उसकी खोज में भटकता फिरा। ये कहते हुए अरुण ने अपने बैग से कागज़ का एक बंडल निकालकर संध्या को थमा दिया और बोला, चाचा तो बाहर निकल गए होंगे, किंतु चाची दिखाई नहीं देती। वो कहाँ गई है? पिछले शनिवार को घर न आने पर तुम्हारा सामान लाने में देर हो गई। संध्या बोली, स्टेशन से घर न जाकर सीधे इधर चले आए हो? ऐसी क्या जल्दी थी? घंटे पर बाद आते तो क्या अंतर पड़ जाना था? अरुण बोला, मेरा खाना पीना तो संध्या के बाद होगा, कोई जल्दी नहीं, किंतु तुम्हारा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना भारी चिंता का विषय है। संध्या के बाद शब्दों में श्लेष था, छिपा अर्थ था। पहले संध्या खाएगी तभी तो अरुण खा सकेगा। इस तथ्य को समझते ही संध्या के कान लाल हो उठे और हृदय में आनंद दौड़ गया, किंतु ऊपर से संध्या ने अपने आप को ऐसा सामान्य दिखाया मानो वो कुछ समझी ही ना हो। फिर भी श्लेष का प्रयोग करती हुई संध्या बोली, अब संध्या होने में भी कितना समय बचा है, अधिक देर करना ठीक नहीं, जाकर नहा खा लो। हंसता हुआ अरुण उत्तर तो देना चाहता था, किंतु सामने आ खड़ी चाची की मुख मुद्रा को देखकर चुप हो गया।
क्रुद्ध जगत धात्री भुन भुनाती हुई कमरे से बाहर हो गई। बाहर आने से पहले वो लड़की से बोली, बेटी पहले मुंह में रखा पान चबाना छोड़ो और थूक कर बाहर फेंक दो, फिर जी भरकर हंसी मजाक करती रहो। चुपचाप खड़े अरुण ने ये सब सुना तो अपने को एकदम आहत अनुभव करने लगा। संध्या को माँ का कथन सही नहीं लगा। दोनों का चेहरा एकदम काला पड़ गया, मानो प्रकाश का स्थान संध्या के अंधकार ने ले लिया हो। काफ़ी देर तक हक्का बक्का रहने के बाद संध्या संभली और पान थूक कर दुखी स्वर में अरुण से बोली, तुम अपने को अपमानित देखने के लिए इस घर में क्यों आते हो? क्या तुम हम लोगों का सर्वनाश करके प्रसन्न होगे? कुछ देर की चुप्पी के बाद अरुण बोला, संध्या तुमने मुंह का पान थूक दिया है, इसका अर्थ है कि तुम सचमुच मुझको अछूत मानती हो। संध्या आंसू बहाती हुई बोली, तुम्हारा ना तो कोई धर्म है और ना कोई जाति, किंतु मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे क्यों छुआ है? चकित विस्मित होता हुआ अरुण बोला, संध्या क्या कहती हो? मेरी कोई जाति और धर्म नहीं है। संध्या दृढ़ स्वर में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम विलायत गए हो या नहीं, इसलिए तुम म्लेच्छ हो और इसीलिए तुम्हें उस दिन माँ ने पीतल के लोटे में पानी दिया था। क्या ये भी भूल गए हो? नहीं, मुझे याद नहीं, किंतु क्या तुम भी मुझे अछूत मानती हो? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? तुम तो जिस दिन से लोगों की मनाही को इनकार कर विलायत गए हो, उसी दिन से सबकी दृष्टि में अछूत बन गए हो। अरुण बोला, किंतु मैं सोचता था। तुम क्या सोचते थे कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ? अरुण इसका कुछ भी उत्तर न दे सका, किंतु कुछ देर बाद वो बोला, इसका अर्थ है कि मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए, किंतु मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मेरी उपेक्षा मत करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए मुझे लज्जित होना पड़े अथवा पश्चाताप करना पड़े। संध्या बोली, अरुण भैया क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं सताती जो बेकार में इतनी देर से मुझसे उलझ रहे हो? मैं तुमसे भला क्यों उलझने लगा? अपने से घृणा करने वाले से उलझने में भला कौन सी समझदारी है? ये कहकर अरुण बाहर चला गया और पाषाण प्रतिमा बनी संध्या एकटक उसे देखती रह गई। प्रसन्न होकर लौटी संध्या की माँ बोली, अच्छा हुआ जो चला गया, अब कभी इधर मुंह नहीं करेगा। संध्या को मानो बिजली का करंट लगा। क्या कहा? माँ गंभीरता से बोली, बेकार में तुझे छू गया, जा कपड़े बदल ले। माँ बेटी के मन की प्रतिक्रिया को समझ न सकी, इसीलिए फिर बोली, अरुण क्रिस्तान जो ठहरा, कपड़े तो बदलने ही होंगे। अरे कोई विधवा अथवा वृद्ध तो उससे छू जाने पर स्नान करने के बाद ही शुद्ध होती। उस दिन रासो मौसी माना कि वो अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनती हैं, फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि आचार की रक्षा में वो आदर्श है। दूल्हे की छोकरी के द्वारा न छुए जाने की बात कहने पर भी मौसी ने पोती को नहला कर ही दम लिया। संध्या ने कहा, ठीक है, मैं वस्त्र बदल कर आती हूँ। माँ आदर्श के महत्व पर भाषण झाड़ने ही जा रही थी कि पीछे से आ रही पुकार को सुनकर रुक गई। जगतधात्री घर में हो ना? ये कहते हुए गोलक चटर्जी उसके घर के आंगन में आ खड़े हुए। जगतधात्री चटर्जी महाशय का स्वागत करती हुई बोली, अहो भाग्य जो आज सुदामा की कुटिया में कृष्ण बनकर मामा पधारे हैं। जगतधात्री मुस्कुरा तो रही थी, किंतु रासमणी की बात की याद आते ही वो चिंतित हो उठी। संध्या उठकर खड़ी हो गई और गोलक जगतधात्री की उपेक्षा करके संध्या की ओर उन्मुख होकर बोला, कैसी हो संध्या? कुछ दुबली लग रही हो, स्वास्थ्य तो ठीक चल रहा है ना? संध्या सकुचाती हुई बोली, बाबा मैं ठीक हूँ। माँ नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, मामा वैसे तो लड़की ठीक है, किंतु पिछले महीने से रह रह कर ज्वर का आक्रमण हो जाता है। आज कितने दिनों के बाद साबूदाना खाया है। गोलक बोला, अच्छा तो ये बात है। अरे विवाह न करके लड़की को कुंवारी रखोगी तो ये सब होगा। जिसे अब तक 2-4 बच्चों की माँ होना चाहिए था, उसे तुमने कुंवारी रख छोड़ा है। इसका विवाह कब कर रही हो? गोलक की बात को बदलती हुई जगतधात्री बोली, मैं ठहरी औरत, तुम्हारे दामाद को इसकी चिंता ही नहीं है। वे तो अपनी डॉक्टरी में ही मस्त हैं। मामा अपने पति के व्यवहार को देखकर तो मन में आता है कि झूठी मोह माया छोड़कर काशी में सास के पास चली जाऊं। पीछे जो होना हो तो होता रहे। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया और वो बिलखने लगी। गोलक ने पूछा, वो पगला आजकल क्या करता है? जगतधात्री बोली, वो ठीक से पागल भी तो नहीं जो उन्हें घर में जंजीर में बांध कर रखूं। वो ना तो पागल है और ना ही समझदार। मेरा जीवन तो इस घर में बर्बाद हो गया है।
ये कहते हुए वो अपनी आंचल से आंखें पोंछने लगी। गोलक सहानुभूति से बोला, इसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु बेटी तुम भी तो अपनी लड़की का हाथ पीले करने को उत्सुक नहीं लगती। तुम सोचती हो कि स्वयं लड़के वाले तुम्हारे घर अलग लगाएंगे। बेटी, कुलीन परिवारों को ये सब शोभा नहीं देता। तुमने सुना ही होगा कि गंगा यात्रा के प्रसंग में भी कुलीनों ने अपने कुल धर्म की उपेक्षा नहीं की। मधुसूदन, सबकी लाज रखना, तुम्हारा ही भरोसा है। जगत धात्री बोली, मामा आपसे ये किसने कहा कि हम भगवान के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? आज तक जब किसी कायस्थ ने भी पैर नहीं धरे तो मैं भाग्य के सिवा और किसे दोष दे सकती हूँ? लड़की को कुएं में भी तो नहीं धकेला जा सकता, कुछ देखना तो पड़ता है। गोलक बोला, ये तो सही है, मैं देखूंगा। जाने की इच्छा पर भी संध्या सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। उसकी ओर देखकर धूर्त गोलक बोला, जगत धात्री, यदि तुझे लड़की के लिए स्वयं नारायण नहीं चाहिए तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? इस संबंध में कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी लड़की रानी बनकर पूरे इलाके पर राज करेगी। क्यों नातिन, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? संध्या पूरी तरह चिढ़ गई। अरुण और पिता के संबंध में माँ की बातों से वो पहले ही उखड़ी हुई थी। गोलक के इस कथन ने उसके हृदय में आग लगा दी। वो क्रुद्ध स्वर में बोली, बाबा, अब तुम्हारी आयु 4 जनों द्वारा उठाए जाने वाली घोड़ी पर चढ़ने की है। हाँ, तुम्हारे इस घोड़ी पर सवार होकर आने पर मैं फूलमाला अवश्य डाल दूंगी। ये कहकर वो तेजी से भीतर कमरे में चली गई। लड़की की इस तीखी चोट से आहत होकर गोलक बोला, लड़की तो तोप का गोला है। जगत धात्री, इस पर नियंत्रण रखना। मैंने सुना है कि ये तो बाप को भी खरी खोटी सुना देती है, किसी को नहीं छोड़ती। जगत धात्री को इस बात का पहले से ही डर था। उसे लगा था पहले कि गोलक मजाक कर रहा था। यदि लड़की सांप को बांबी से ज़बरदस्ती न निकालती तो वो शायद सारी बातचीत को मजाक में उड़ा भी देती, किंतु अब तो स्थिति बिगड़ गई है। जगत धात्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, मामा, लड़की नादान है, उसकी बात का बुरा न मानना, मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। गोलक बोले, मुझे उसका कथन अच्छा नहीं लगा, और फिर तूने सुनकर भी उसे डांटा डपटा नहीं। लगता है चींटी के पर निकलने लगे हैं। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। जगत धात्री बोली, मामा, तुम्हारे सामने मैंने जवान लड़की को डांटना ठीक नहीं समझा। अब उसकी ऐसी खबर लूंगी कि फिर किसी के आगे मुंह खोलने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। गोलक ने कहा, जगत धात्री, मेरे कारण बेटी की दुर्गति न करना। ना समझ छोकरी पर घर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो अपने आप संभल जाएगी। अच्छा ये बता कि अरुण अब भी इस घर में आता है? डरी हुई जगत धात्री को झूठ बोलना पड़ा। नहीं तो, गोलक ने कहा, ठीक है, उसे मुंह न लगाना, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। संध्या बचपन से अरुण को भैया कहकर पुकारती है। अरुण के विलायत जाने से पहले दोनों में काफ़ी घनिष्ठता थी, किंतु अरुण इतनी छोटी जाति का ब्राह्मण था कि जगतधात्री उसके साथ संध्या का विवाह का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। अरुण के विलायत से लौटने पर दोनों की निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ रही घनिष्ठता और उनकी चढ़ती जवानी से जगतधात्री को दोनों के एक दूसरे के समीप आने की झलक मिलने लगी थी। फिर भी इस संबंध के परिपुष्टि होने की संभावना न होने के कारण जगतधात्री विशेष चिंतित नहीं हुई थी। अब दूसरों के मुंह से इस प्रकार के आरोप सुनने पर जगतधात्री के लिए इसकी उपेक्षा करना संभव न रहा। वो तीखे स्वर में गोलक से बोली, मामा, वैसे तो किसी के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। जिसके मुंह में जो आए वो किसी के बारे में कुछ भी बक सकता है, किंतु मैं पूछती हूँ कि लोग मेरी लड़की के ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या सारे गांव के लोगों के पास यही एक काम रह गया है? गोलक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शिकायत सही है, किंतु दूसरों के कुछ कहने से पहले अपने आप को संभालने में ही बुद्धिमता है। जगतधात्री इसका उत्तर देने ही जा रही थी कि उसने तालाब से नहाकर आती संध्या को देखा। उसके तन के कपड़े गीले थे, सिर के बालों से पानी चू रहा था। लगता था कि उसने सिर पोंछा तक नहीं है। इस स्थिति में लड़की को घर में प्रवेश करते देखकर गोलक ने चिंतित स्वर में कहा, जगतधात्री, तुम तो कहती थी लड़की ज्वर पीड़ित है, शाम के समय इसे नहाना तो नहीं चाहिए था। जगतधात्री बोली, मामा, आजकल लड़कियों का यही हाल है। मन ही मन वो समझ गई थी कि लड़की ने स्वयं को अरुण के अपमान करने का दंड दिया है। गोलक बोला, ऐसी लापरवाही का परिणाम भयंकर हो सकता है।
जो भी भाग्य में लिखा होगा वो भुगतूंगी। मेरे बस में क्या है मामा। ये तो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इस घर में किसका शासन चलता है, तुम्हारा, तुम्हारे पति का या तुम्हारी लड़की का? इस घर में केवल मेरी नहीं चलती। तो फिर अपने पति से कह देना कि मोहल्ले से दूल्हे बागदियों को यथाशीघ्र चलता करें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर मुझे कहने ना आना, मधुसूदन तेरा ही सहारा है। क्रुद्ध और उग्र स्वर में जगद्धात्री ने पुकारा, संध्या इधर आना। कमरे में बाल पोंछ रही संध्या ने मुंह निकालकर पूछा, माँ क्या बात है? जगद्धात्री बोली, तू उन शूद्रों को हटाएगी या फिर कल नहाने से पहले झाड़ू मार मार कर मैं उन्हें भगाऊं? माँ, दुखी, असहाय एवं दरिद्र लोगों पर हाथ उठाना कौन सी वीरता का काम है? ये तो कोई भी कर सकता है। फिर भी उनके रहने में आपको क्या आपत्ति है? गोलक ने कहा, आपत्ति की बात कहती हो तो सुनो। परसों मैं घूम फिर कर लौट रहा था तो देखा कि सड़क पर खड़ी बकरी को वो लड़की मांड पिला रही है। मांड छिटक कर गिरना तो स्वाभाविक ही है ना? गोलक को अपने चेहरे की ओर ताकते देखकर जगद्धात्री समर्थन में बोली, इसमें कोई संदेह थोड़ी है, मांड के छींटे तो पड़ते ही हैं मामा। गोलक ने कहा, अनजाने में भले ही सांप का विष भी खा लिया जाए, किंतु जानबूझकर तो जीती मक्खी नहीं निगली जा सकती। संध्या की ओर उन्मुख होकर वे बोले, नातिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी आयु की लड़कियां तो समय असमय कभी भी स्नान कर सकती हैं, किंतु मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो ये सुविधाजनक नहीं है। अपने भीतर के उफान को दबाती हुई संध्या को कहना पड़ा, हाँ बाबा ये तो सत्य ही है, किंतु विचारणीय ये है कि बाबूजी ने जब उन निराश्रितों को आश्रय दिया है तो उनके किसी दूसरे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना उन्हें उजाड़ना तो अन्याय होगा। इसके अलावा इसमें बाबूजी का भी अपमान ही कहा जाएगा। लड़की के इन तर्कों पर माँ को इतना क्रोध आया कि उसे लड़की से बात करना ठीक नहीं लगा। गोलक ने कहा, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ कठिन काम नहीं। अरुण के घर के पीछे बहुत सारी जमीन पड़ती पड़ी है, उसे इन शूद्रों को बसाने के लिए कह दे। बागदी दूल्हे शूद्र होने पर भी स्वधर्मी हिंदू ही हैं, उसे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे उसकी जात के जाने का कोई खतरा भी नहीं है। ये कहकर गोलक माँ बेटी के चेहरे पर ताकने और मंद मंद मुस्कुराने लगे। जगद्धात्री को यह सुझाव उपयुक्त तो लगा, किंतु अरुण के नाम पर अनाड़ी लड़की कहीं भड़क न उठे, इस आशंका से उसने कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा। जगद्धात्री की सोच सही थी। उत्तेजित लड़की उचित अनुचित के विवेक को छोड़कर कठोर कर्कश स्वर में बोली, यदि जाति भ्रष्ट भी होती हो तो इसकी चिंता अरुण भैया को नहीं है। जात पात पर विश्वास न करने वाले इस बारे में सोचते ही कहाँ हैं। गोलक ने हंसने की चेष्टा की, किंतु उसका चेहरा बुझ गया। वे झेप मिटाने के लिए बोले, इस विषय पर तुम्हारी उससे बातचीत होती होगी? खिलखिलाकर हंसती हुई संध्या बोली, क्या बात करते हो? जब वे आप जैसे बड़े लोगों को दो कौड़ी का नहीं समझते तो मेरे साथ कहाँ से बात करेंगे? ये कहकर वह प्रतिक्रिया अथवा प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चलती बनी। जगद्धात्री से अपनी लड़की का आचरण सहन नहीं किया गया, इसीलिए वो क्रुद्ध होकर बोली, नादान लड़की, पराये लड़के पर मन गढ़ंत आरोप क्यों लगाए जा रही हो? उसने मेरे सामने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। इसके लिए मैं गंगा की शपथ लेने को तैयार हूं। पता नहीं घर के भीतर घुसी संध्या ने सुना या नहीं सुना, किंतु उसने उत्तर कुछ भी नहीं दिया। इस पर गोलक ने कहा, जगद्धात्री, आजकल के सभी लड़के और लड़कियां ऐसे ही हैं। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। हम 2 कौड़ी के हैं या लाख रुपए के हैं, ये तो तुम्हें समय बताएगा, किंतु आज तुम्हें ये चेतावनी देना आवश्यक समझता हूँ कि इस तेज तर्रार लड़की से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकती हो पालो, नहीं तो हाथ मलती रह जाओगी। जगद्धात्री गिड़गिड़ा कर बोली, मामा मेरी अकल तो काम नहीं करती, तुम ही इस काम में मेरी कुछ सहायता करो ना। गोलक प्रसन्न भाव से सिर हिलाकर बोले, ठीक है, अब मैं ही देखूंगा। विचारणीय तथ्य ये है कि तुम्हारी लड़की है, यदि दूर ब्याही गई तो इसकी सूरत भी देखने को तरसती फिरोगी। समीप का लड़का मिल जाए तो 2 समय लड़की को देखकर जी ठंडा कर सकोगी। इसलिए तुम्हें कहता हूं कि लड़के की उम्र के पीछे मत जा। ये तो तुम जानती ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है।
भावुकता से आंसू पोंछती हुई जगतधात्री बोली, मामा, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, किंतु हाँ, यदि घर जमाई। गोलक बीच में ही बोल उठे, स्वयं को ऐसी मंद भाग्य क्यों कहती हो? घर जमाई को तो यमराज समझना चाहिए। यदि कहीं से कोई गवार भोदू फंसा भी तो गांजा सुल्फा में सारी संपत्ति फूंक कर तुम्हें सड़क का भिखारी बना देगा। गोलक के संकेत को समझकर तड़पती हुई जगतधात्री बोली, मैं तो जीवन भर के लिए तड़ना जलना लिखा के लाई हूं मामा। मुस्कुराकर गोलक बोले, उचित समय पर उचित काम न करने वाला सदैव अपने दुर्भाग्य को कोसते देखा जाता है। जानती हूँ मामा, मैं सब जानती समझती हूँ, किंतु जरा ये भी सोचो कि एक अकेली स्त्री क्या कर सकती है। गोलक बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तुमने मुझे ये काम सौंपा है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सोच विचार कर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इस समय देर हो रही है, अतः अब जाना चाहूंगा। जगतधात्री बोली, मामा, क्या खड़े खड़े चले जाओगे? दो पल बैठने का कष्ट नहीं करोगे? गोलक बोले, पूजा का समय निकला जा रहा है, अब जाने दो, फिर किसी दिन आकर बैठूंगा। ये कहकर वे बाहर की ओर चल दिए। जगतधात्री दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए पीछे पीछे चल दी। तो दोस्तों, उपन्यास ब्राह्मण की बेटी, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित है, उसका भाग 3 बस यहीं तक। आगे की कथा मैं भाग 4 में आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।